हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका फिर से मैं वेलकम करता हूँ ट्यूसडे की इस क्लास में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो फेस्टिवल था, ईद एज वेल एज राखी, दोनों दोनों ही आपके फेस्टिवल अच्छे से निकले होंगे। और अभी पेंडेमिक की सिचुएशन और दिन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अराउंड इंडिया जो है 50,000 से ज़्यादा हर रोज़ केसेस आ रहे हैं। तो काफ़ी चिंता का विषय है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इससे पीड़ित हैं। तो हालांकि मैं अब सुरक्षा का ज़्यादा उपदेश नहीं दूंगा आपको, इसलिए क्योंकि मैं खुद कई बार चीज़ें जो है फॉलो नहीं कर पाता। अब हम आज बात करने वाले हैं अपनी फिर से फिजिक्स के ऊपर, और ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आपको पता ही है, वैसे ही न्यूमेरिकल चल रहे थे। लास्ट क्लास में भी आपने न्यूमेरिकल देखे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हमने सॉल्व आउट किए। 3-4 न्यूमेरिकल हमने किए, उनको देखें आप दोबारा और कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछिए आप उन चीज़ों को। अभी जो है, जो चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक तो कुछ एक चीज़ें जो है डाउट्स थे वो कुछ क्लियर करने थे बच्चों के। उनमें से एक जवाब आया था मयंक का और गिरीशिखा दोनों का ही ये जवाब था कि सर जो जब भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, whenever it will form a 180 डिग्री एंगल, तो जो टॉर्क है वो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जवाब आपका एकदम करेक्ट था। एक्चुअली मैं गलत हो गया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था उस दिन, तो मैंने जल्दी जल्दी में जवाब दे दिया था मयंक को। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्लेस्ड होगा, तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन होगी, एक अनबैलेंस्ड कंडीशन होगी उस डाइपोल के लिए। और वो डाइपोल किस तरफ जा सकता है उसका कोई फिक्स नहीं है। वो पलट सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वो पलट सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया मयंक ने, और शाबाश, लगे रहो। और गिरिशिखा का भी जवाब एकदम करेक्ट था कि टॉर्क 0 लगेगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इन इक्विलिब्रियम तो नहीं कह सकते, हाँ वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है, बट अनस्टेबल रहेगा। ठीक, तो एक वो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब डाउट नहीं, वो आपने जवाब दिया, उसका मैं वापस रिप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज आगे बढ़ के हम बात करेंगे, तो वो है आज न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग और आज कर लेते हैं। और उन्हीं बातों के अंदर एक जो टॉपिक था उस न्यूमेरिकल को, जो फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसको करने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जरूर बताऊंगा। तो आज की क्लास पूरी में जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही दे रहा हूं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है, उस पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, ये थर्ड न्यूमेरिकल जो है बोर्ड पे किया वही है, ये मिटाया नहीं था, तो ये बोर्ड पे किया वही है पहले से। तो फोर्थ न्यूमेरिकल पे जाने से पहले कुछ जरूरी बात की ली जाए, और वो है बात आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। देखो, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है? ये एक टाइप का कांस्टेंट है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? तो इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। जब मैंने बात की थी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, तो ये ठीक वैसा ही है। एक्चुअल सिचुएशन में ये रिलेटिव परमिटिविटी ही होती है। ठीक है, कैसे रिलेटिव परमिटिविटी? कैसे? यानी कि अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है? एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैंने कहा तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, है ना, दो चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं? मैंने कहा ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों r डिस्टेंस पे हैं। और अभी कहां है? ये अभी है वैक्यूम के अंदर। अभी ये वैक्यूम के अंदर है, और वैक्यूम के अंदर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना जनरेट होगा? तो मैंने कहा वैक्यूम के अंदर, इनके अंदर, क्योंकि वैक्यूम कुछ नहीं होता है, जहां एब्सेंस ऑफ मीडियम होती है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम के अंदर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके लिए मैं डिनोट कर रहा हूं F नॉट। क्या डिनोट करूंगा? F नॉट। तो F नॉट इज इक्वल टू कितना है आपके पास? वो है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां के की वैल्यू को अगर हम लोग खोल दें, के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है सबको? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ है? वैक्यूम के अंदर। दिस फोर्स इज इन वैक्यूम। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम के अलावा अगर मैं इन दोनों चार्जेस को अगर किसी मीडियम में ले आता हूं, तो मीडियम क्या है? मीडियम के अंदर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको मैंने नाम दिया फोर्स इन मीडियम, Fm। ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम, F नॉट। ये है फोर्स इन मीडियम, Fm। Fm कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा K। अच्छा, K की वैल्यू अब यहाँ चेंज हो जाएगी। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन नॉट था, यानी कि ये परमिटिविटी थी किसकी? वैक्यूम की। अब ये जो परमिटिविटी है वो किसकी है? मीडियम की। तो मीडियम की परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात। ये है आपके पास फोर्स इन मीडियम, ये है हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम। अब जब हम लोग इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है कि नहीं, जब हम दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ बोथ फोर्सेस, ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ बोथ फोर्सेस, कि भाई चलो जानते हैं कि भाई किस मीडियम के अंदर फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर हम जब ये बात जानना चाहेंगे तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने का तरीका क्या है? डिवाइड करना। तो अगर मैं एफ नॉट को एफ एम से डिवाइड करूं, अगर मैं एफ नॉट को एफ एम से डिवाइड करूं, यानी कि एफ नॉट अपॉन एफ एम, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको होल डिवाइड किया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो बचा क्या? हमारे पास आया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल है? एफ नॉट अपॉन एफ एम के। यानी कि फोर्सेस का कंपैरिजन किसके इक्वल होता है? हमेशा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कहीं नोट कर लेना आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है कि फोर्सेस का जो रेशियो है वो हमेशा दो मीडियम्स के, या वैक्यूम और मीडियम की जो है रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। तो ये है पूरी की पूरी रिलेटिव परमिटिविटी। इधर क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि फोर्सेस के कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। अब यही रिलेशन हमारा काम आएगा कहाँ? उस फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर, जो चौथा न्यूमेरिकल होगा ना, उसमें ये रिलेशन हम लोग यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जब ये हमारे पास फोर्सेस का कंपैरिजन रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये करती क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? हमेशा उस मीडियम की होती है। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? मीडियम की होती है। यानी कि जब भी हम लोग किसी मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? जब भी हम लोग किसी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एप्सिलॉन आर से। याद है आपको कुछ? इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एप्सिलॉन आर से। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है? एप्सिलॉन आर के, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन m किसके इक्वल है? एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आप हमेशा गेट कर सकते हो अगर उसकी आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता हो। वैक्यूम की परमिटिविटी तो आपको पता ही है ना, उसकी वैल्यू आपको अच्छे से पता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर, है ना, वो वाली वैल्यू आपको पता है। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमें पता हो तो हम लोग किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक टाइप का कांस्टेंट ही है, देखो दोनों का रेशियो निकल रहा है, एक नंबर निकलेगा, एक कांस्टेंट निकलेगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर ही क्या होता है? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं लिख रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को खत्म कर देता है। खत्म कैसे कर देता है? जैसे मान लो कि दो या एक व्यक्ति जो है, या फिर एक मशीन जो है, मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक मशीन जो है एक बहुत ही भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है,
ठीक है, एक बहुत ही भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, मतलब उसको पुल करती है। ठीक है, जब वो मशीन उसको पुल करती है तो वो किससे करती है? रस्सियों से खींचती है उसको। ठीक है, अगर जब वो मशीन उस दूसरी वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को पुल करेगी अपनी तरफ, तो पहली बार में वो 100 रस्सियों से उसको खींचती है, 100 रोप्स इस्तेमाल लेती है। लेकिन जब दूसरी बार वो मशीन उसको खींचती है तो किन्हीं कारणों से वो रस्सियां टूट जाती है, कुछ रस्सियां टूट जाती है। मान लीजिए 100 में से 40 रस्सियां टूट गई, तो अब वो रस्सियां टूट गई तो क्या हुआ? रस्सियों की टूटने से क्या हुआ? रस्सियों की टूटने से अब क्या ताकत उतनी लगेगी जितनी पहले लग रही थी? इस जवाब को सोचिए। आप लोग स्पष्ट है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर 100 में से अगर 40 रस्सियां टूट गई तो बची कितनी? अब तो 60 रस्सियां बची है। अब 60 जो रोप्स हैं उनसे कितना फोर्स लगेगा? उनसे तो बहुत ही कम फोर्स लगेगा भाई, उनसे अब इतना फोर्स जनरेट नहीं हो सकता जितना फोर्स 100 रस्सियों से जनरेट हो रहा था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स किससे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है। इन फील्ड लाइंस के साथ होता क्या? ये फील्ड लाइंस बहुत सारी रस्सियों की तरह काम करती है, एक दूसरे के बीच में ताकत बड़े आसानी से लगा पाते हैं ये दोनों चार्जेस। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में अच्छे से ताकत लग पाती है। लेकिन जब, है ना, ये मैं फिर से यहां बना लेता हूं, ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे पे ताकत लगा पाते हैं। अब होगा क्या कि वैक्यूम के अंदर जब ये ताकत लगाते हैं एक दूसरे पे, तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है दोनों तरफ, तो उसकी वजह से बड़े मजे से ये ताकत लगाते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर होने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मीडियम में आते हैं, ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में आ जाते हैं, तो मीडियम की प्रेजेंस की वजह से होता क्या है कि ये फील्ड लाइंस टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये फील्ड लाइंस टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। अब क्योंकि वो मीडियम क्या करता है? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से अगर 100 फील्ड लाइंस है उसमें से 40 निकल गई, तो बची कितनी? 60 बची, तो इसका मतलब अब फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो यही रीजन होता है कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अंदर तो बहुत अच्छा फोर्स लगेगा, लेकिन जब वो दोनों चार्जेस कहां आते हैं? किसी मीडियम में आते हैं, तो इतना फोर्स दोनों के बीच में जनरेट नहीं हो पाता। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, इसका मतलब वो मीडियम क्या कर रहा है? वो मीडियम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने अंदर अलाउ नहीं कर रहा। तो जो मीडियम अपने अंदर, जो कोई भी मीडियम अपने अंदर जब किसी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ नहीं करता, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से हर मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी डाइलेक्ट्रिक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि उसमें है ना चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता भी किसकी वजह से है? चार्ज के फ्लो की वजह से ही बनता है। तो बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज का फ्लो जो है वो खत्म सा हो जाता है। ऐसे में ऐसे, अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है? तो आप हमेशा कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमेशा मटेरियल की, है ना। और ये किसकी, कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है? डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मटेरियल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। या फिर साथ ही साथ उनको ज्यादा साइंटिफिक टर्म में कहा जाए तो उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। आई बात समझ में? इनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं या फिर इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो ये बात अपने आप दिमाग में स्पष्ट रूप से रखोगे एक तो। ठीक है, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये करेगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को खराब करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा, फोर्स चार्जेस के बीच में कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डाई कर देता है, मींस डाई इलेक्ट्रिक। और ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंसुलेशन या डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई बात? तो एप्सिलॉन आर अपने आप में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंसुलेटर्स मौजूद हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अपने अंदर बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक, है ना, कांस्टेंट लेके रखते हैं। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही अच्छा वो इंसुलेटर कहलाएगा। वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पर्पस है वो यही है कि वो दो चार्जेस के बीच में बड़े अच्छे से जो है वो फोर्सेस को रोक पाता है। ठीक है, चार्जेस के मूवमेंट को रोक पाता है, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक पाता है। ठीक, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये जो चीज है ये आपको समझनी है। ठीक है, ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल जो है हम लोग वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे पास एक्चुअली अभी एक फोन नहीं है, मुझे एक हाथ में एक फोन या एक बुक चाहिए होती है न्यूमेरिकल्स के लिए। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो या फिर जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है, तो थोड़ा बुक का इंतजाम हो जाए तो बुक से मैं न्यूमेरिकल भी देखूंगा और आपको अगली क्लास के अंदर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा और साथ ही साथ हम अपना सारा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये जो पूरी प्रोसेस है इसको आप चाहे तो नोट कर लें, अपनी कॉपी के अंदर लिख लें और समस्या आए तो मुझसे आप वापस पूछिए। ठीक है, थैंक यू।